कहानी का नाम है नगर पालक। सभा भरी थी। मंच पर से म्यूनिसिपैलिटी में विरोध दल के नेता और शहर के सबसे बड़े गल्ला व्यापारी सेठ गोपाल दास भाषण दे रहे थे। वे सिर पर टोपी की जगह कफन लपेटे थे। उनके मुख से ऐसे अंगारे बरस रहे थे कि 2 बार माइक फेल हो चुका था। एक बार उन्होंने क्रोध से ऐसा झपटा मारा कि वो नीचे गिर पड़ा। वे कह रहे थे, मैं आज कफन लपेट कर निकला हूँ। ये कफन मैंने सत्ताधिकारी पक्ष के नेता की दुकान से खरीदा है। मैंने जनता के भले के लिए प्राण देने का संकल्प कर लिया है। मैं सरेआम जनता के हितों की हत्या नहीं देख सकता। जनता ने हमें चुनकर म्यूनिसिपैलिटी में भेजा है और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उसकी सेवा करें। जब जब हमने सत्ता संभाली, हमने सर्वस्व त्याग कर नगर की सेवा की। हमारी दुकान बर्बाद हो गई, पर हमने परवाह नहीं की। आप जानते हैं, मुझे मजबूर होकर एक और दुकान खोलनी पड़ी। एक नहीं, 10 दुकानें भी मुझे खोलनी पड़े, तब भी मैं जनता की सेवा से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मगर जिनके हाथों में पिछले 2 सालों से सत्ता है, वे शहर को बर्बाद कर रहे हैं। लाखों रुपए बह रहे हैं, पर काम कौड़ी का नहीं होता। सड़कों में गड्ढे बन गए हैं, जिनमें गिरकर नागरिक मर रहे हैं। सफाई का प्रबंध नहीं है, जिससे बीमारियां फैल रही है और सैकड़ों नागरिक मर रहे हैं। मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ कि अगर कुछ दिन और उनके हाथों में म्यूनिसिपैलिटी रही, तो ये सारे शहर को मार डालेंगे। हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों नारियां विधवा हो जाएगी। इस कल्पना से मेरा हृदय फट रहा है। सेठ गोपाल दास फूट फूट कर रोने लगे और कफन से आंसू पोंछने लगे। यह देख भीड़ भी सुबह उठी। इसी समय गल्ला बाजार के एक दलाल ने सेठ गोपाल दास की जय बुलवा दी। सारा सभा स्थल जयनाद से गूंज उठा। सेठ जी को शोक से गिरते देख 2-3 दलालों ने उन्हें संभाला। सेठ गोपाल दास ने भरे गले से कहा, मैंने इस अन्याय से लड़ने का प्रण कर लिया है। मैं इसी क्षण से आज आमरण अनशन शुरू कर रहा हूँ। अनशन तभी टूटेगा जब वे इस्तीफा दे देंगे। अगर मैं मर जाऊं, तो इसी कफन से मेरे शरीर को टंग कर आप लोग जला दे। मैं तो जनता को ही भगवान मानता हूँ। हाथ फैलाकर जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं इस जनता के शत्रुओं को सत्ता से हटा सकूं। सभा में सन्नाटा छा गया। दलालों ने फिर कई बार सेठ गोपाल दास की जय बुलाई। सेठ जी कार में बैठकर अनशन करने घर चले गए। दूसरे दिन गल्ला व्यापारियों ने अनशन के समर्थन में गल्ले के दाम बढ़ा दिए। सुबह के अखबार में सत्ताधारी पक्ष के नेता और शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी सेठ धर्मचंद का वक्तव्य छपा। सेठ गोपालदास के सारे आरोप झूठे हैं। उनका अनशन पदलोलुपता प्रकट करता है। जनता जानती है कि हम कतई पदलोलुप नहीं हैं, क्योंकि हम पदों पर हैं। जो पद पर नहीं है, वही पदलोलुप होता है। सड़क के गड्ढे सेठ गोपालदास के कार्यकाल में ही बने थे। हमने इन्हें उनका निर्माण कार्य समझकर उनकी रक्षा की। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई इनमें गिर कर न मरे, पर होने को कौन रोक सकता है। बीमारियों की बात भी झूठ है। उनके कार्यकाल में मरने वालों का औसत हमारे कार्यकाल से ऊंचा है।
हमारे कार्यकाल में पानी की कमी नहीं हुई क्योंकि वर्षा अच्छी हुई। प्रकृति हमारे साथ है। जनता उन्हीं से पूछे कि जब वे पद पर थे तब पानी कम क्यों बरसता था। सत्य यह है कि संघर्ष इन छोटी छोटी बातों पर नहीं है। हमारे और उनके मतभेद सैद्धांतिक है। सिद्धांत जैसे उन्हें प्यारे हैं वैसे हमें भी। जनता को नहीं मालूम कि यह सिद्धांत क्या है, क्योंकि हमारा आपस में यह समझौता हो गया था कि सिद्धांत जैसी पवित्र वस्तु का हम टिंडोरा नहीं पीटेंगे। फिर जनता को सिद्धांत से नहीं, काम से मतलब है। मेरी सेठ गोपाल दास जी से प्रार्थना है कि वे जनता को भ्रमित न करें। इस वक्तव्य से नगर में और हलचल मच गई। पहली बार जनता को मालूम हुआ कि दोनों दलों के कोई गुप्त सिद्धांत भी है जिनकी रक्षा के लिए वे लोग प्राण भी देने को तैयार रहते हैं। मगर ये सिद्धांत क्या है, यह प्रश्न सबके मन में था। तीसरे दिन गल्ले के व्यापारियों ने नैतिक दबाव बढ़ाने के लिए स्टॉक दबा लिया और अनाज सिर्फ काला बाजार में बेचने लगे। इस नैतिक दबाव से शहर में हाहाकार मच गया। तुरंत 3 नागरिकों की एक समझौता समिति बनाई गई। समिति सेठ गोपाल दास के पास पहुंची। वे एक तख्त पर तहिए के सहारे लुढ़के थे। चर्बी कम हो जाने से सुडौल और 10 साल छोटे लग रहे थे। कमरे में ऊद-बत्ती जल रही थी। बाहर दालान में रामधुन लगी थी। सबको समधी के दे भगवान। वातावरण सुगंधमय और पवित्र हो गया था। समिति के सदस्यों ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। कैसी तबीयत है आपकी? सेठ जी ने कहा, तबीयत क्या है, बस कूच की तैयारी है। जनता में प्राण अटके हैं, छटपटा रहे हैं। जनता छोड़ दे तो भव बंधन से मुक्ति पा जाए। हे राम, समिति ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जनता बलिदान करने वाले से बहुत डरती है। बलिदान करने वाला बड़ा खतरनाक होता है। वह उनसे घृणा करने लगता है जिनके लिए वह बलिदान करता है। वह उनसे बदला लेता है। आपके अनशन को 3 दिन ही हुए हैं, मगर अनाज दुगने दाम पर बिकने लगा है। कहीं आपके प्राण चले गए तो गल्ला व्यापारी जनता को भूखा मार डालेंगे। जनता डरी हुई है। उसने हमें इसलिए भेजा है कि हम आपका अनशन तुड़वाए। सेठ जी ने कहा, सो कैसे हो सकता है? मेरा प्रण अटल है। वे लोग इस्तीफा दे दे तो मैं अनशन समाप्त कर सकता हूँ। नहीं तो मैं कफन ही लिया हूँ। मैंने कफन खरीद ही लिया है। आप लोग धर्मचंद से ही पूछिए। समिति ने कहा, मगर सेठ साहब, वे तो कहते हैं कि जनता को इस विवाद से कोई मतलब नहीं है। यह सैद्धांतिक मतभेद है। आखिर वे कौन से सिद्धांत है जिन्हें लेकर दोनों दलों में संघर्ष चल रहा है? सेठ जी उठकर बैठ गए। बोले, धर्मचंद को सिद्धांतों की बात नहीं उठानी थी। वे पवित्र होते हैं और उनको गुप्त रखने का समझौता हमारे बीच हुआ था। मगर एक तो धर्मचंद ने समझौता तोड़ दिया है, दूसरे भूख के कारण मेरी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि सिद्धांतों को अकट कर नहीं रख सकती है। इसलिए मैं सैद्धांतिक मतभेद की बात खोलकर बताता हूँ। देखिए, हमने म्यूनिसिपालिटी को घृणित राजनीतिक दलबंदी से मुक्त रखा है। वहां न कांग्रेस है, न समाजवादी, न साम्यवादी, न जनसंघ। इसके बदले हमने सिद्धांतों के आधार पर दल बनाए। इस समय 3 सिद्धांतों पर
तीन दल बने हैं। ये तीन सिद्धांत है, गेहूं सिद्धांत, कपड़ा सिद्धांत और खुरचन सिद्धांत। इस तरह तीन दल हुए, गेहूं दल, कपड़ा दल और खुरचन पार्टी। गेहूं सिद्धांत ये कहता है कि जनता के भले के लिए बाहर से आने वाले गल्ले पर चुंगी की चोरी होनी चाहिए, यानी गल्ला बिना चुंगी के निकल आना चाहिए। कपड़ा सिद्धांत वालों की मान्यता है कि गेहूं पर नहीं पर कपड़े पर चुंगी की चोरी होनी चाहिए। खुरचन पार्टी का सिद्धांत विशुद्ध मानवतावाद पर आधारित है। वे लोग सबकी मदद करते हैं, जैसे नियुक्ति और तरक्की में कर्मचारियों की सहायता करना, ठेके दिलाना, सामान बिकवाना आदि। ये सब पुण्य है और हर पुण्य को खर्चने से उसमें से पैसे छटते हैं। इस तरह तीन सिद्धांतों वाले ये तीन दल हुए। हमारा गेहूं दल है, जिसमें गल्ला व्यापारी और दूसरे संबंध लोग हैं। धर्मचंद का कपड़ा दल है, जिसमें कपड़ा व्यापारी है। खुरचन पार्टी छोटी है और वह कभी हमारा साथ देती है, कभी उनका। सेठ जी थक गए, नींबू निचोड़ कर एक ग्लास पानी पिया, तब आगे बोले, जब हम सत्ता पर होते हैं तब हम अपना सिद्धांत निभाते हैं और ये ठीक भी है, मगर पिछले 2 सालों से खुरचन पार्टी को मिलाकर वे सत्ता हथियाए हुए हैं। 2 सालों से हम अनाज पर चुंगी दे रहे हैं और कपड़ा बिना चुंगी के आ रहा है। 2 सालों से हमारे सिद्धांत की हत्या हो रही है। जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है सो हम जानते हैं। 2 सालों से बीमारियां क्यों हो रही है, लोगों के लिवर क्यों खराब है, पेचिश क्यों फैली है, जानते हैं आप लोग? इसलिए कि नागरिक वो अन्न खा रहे हैं जिस पर चुंगी लगती है। मैं जनता का बुरा होते नहीं देख सकता। मैं कहता हूँ सड़क ठीक चाहे न हो, सफाई न हो, पैसे की कमी से पानी का प्रबंध चाहे न हो, पर जनता का पेट तो ठीक रहना चाहिए। समधी थोड़ी देर तो चकित रहेगी। फिर मुखिया ने कहा, सेठ जी, हमें नहीं मालूम था कि मतभेद इतने गहरे गहरे हैं और सैद्धांतिक है। हमारी आंखें आपने खोल दी। अब हम सेठ धर्मचंद जी से बातें करने जा रहे हैं। समधी चलने लगी तो सेठ जी ने कहा, एक बात और सुनिए, सुनते जाइए। हमें पदों का मोह बिल्कुल नहीं है। हमें तो सिद्धांत प्यारा है। सिद्धांत का पालन होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी पद पर कोई भी पदों पर रहे। समिति के सदस्य बाहर निकले तो देखा कि जनता में उग्र आंदोलन छिड़ गया है। हजारों आदमियों के 2 जुलूस सड़कों पर नारे लगाते घूम रहे हैं। एक सेठ गोपाल दास की जय बोल रहा है और दूसरा सेठ धर्मचंद की। 2-3 जगह जुलूसों में झगड़ा हो चुका था और एक बार पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। समधी सेठ धर्मचंद के पास पहुंची और कहा, सेठ जी, शहर की हालत बड़ी खतरनाक है। किसी भी क्षण दंगा हो सकता है। आप लोगों में जल्दी ही समझौता होना चाहिए। हम अभी सेठ गोपाल दास से मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत स्पष्ट करके आप लोगों का सैद्धांतिक मतभेद समझा दिया है। सेठ धर्मचंद चौंक उठे, बोले, क्या उन्होंने सिद्धांत प्रकट कर दिए? समधी ने कहा, उनकी मजबूरी थी। भूख के मारे उनकी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि सिद्धांत उसके शिकंजे से छूटकर मुंह से बाहर निकल पड़े। क्यों ज्यों उपवास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों आत्मा और निर्बल होती जाएगी और तब न जाने कौन कौन रहस्य उसके पंजे से छूट कर निकल पड़े।
सेठ धर्मचंद चिंता में पड़ गए। वे धीरे धीरे कहने लगे, ये तो बड़ी चिंता की बात है। मुझे नहीं मालूम था कि गोपाल दास की आत्मा इतनी कमजोर है। खैर, अब आप लोगों की राय क्या है? समधी ने कहा, किसी तरह अनशन टूटना चाहिए। धर्मचंद ने कहा, पर यह हो कैसे? सिद्धांत तो हम भी नहीं छोड़ सकते। आदमी की पहली आवश्यकता अन्न नहीं है, वस्त्र है। आदमी एक दिन भूखा रह सकता है, पर नंगा नहीं रह सकता। आदमी हफ्ते हफ्ते भर न खाए तो मरेगा नहीं, पर ठंड की रात बिना कपड़े के गुजारे तो मर जाएगा। अतः हमारा सिद्धांत है कि कपड़े पर चुंगी की चोरी होनी चाहिए। नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी यह जरूरी है। आप शायद जानते हो कि जिस कपड़े पर चुंगी लगी हो, उसे मेहनत से शरीर में खुजली, दांत जैसे चर्म रोग हो जाते हैं। हमारा सिद्धांत छोड़ना जनता के साथ धोखा होगा। समधी ने देखा कि धर्मचंद जी ढीले पड़ गए हैं। गोपाल दास जी का ढीलापन वे लोग सब अभी देख ही आए थे। समधी ने कहा, देखिए, सिद्धांत की बात अभी हम लोगों को ही मालूम हुई है, जनता को नहीं मालूम। मालूम होने पर क्या होगा कह नहीं सकते। अभी वे आप लोगों के लिए मरने मारने को तैयार है। इसलिए कोई रास्ता ऐसा निकालिए कि समझौता हो जाए। गोपाल जी को पद प्यारा नहीं है, सिद्धांत प्यारा है। समझे आप? धर्मचंद ने विचार किया, कहा, यानी अगर हम उनका सिद्धांत भी अपना ले तो क्या उन्हें संतोष हो जाएगा? बिल्कुल, समधी ने कहा। सेठ धर्मचंद ने कहा, तो ठीक है, हम कपड़ा और अनाज दोनों की चुंगी की चोरी की व्यवस्था कर देंगे। आप फौरन शहर में समझौते की घोषणा करके जनता को बता दीजिए कि शाम को 5 बजे मैं अपने हाथ से गोपाल चंद जी को मौसमी का रस मौसम्बी का रस पिलाऊंगा। 5 बजे हजारों की भीड़ के जयनाद के बीच सेठ गोपाल दास ने अनशन तोड़ा। झज्जे पर से हर्ष विह्वल जनता से नारे लगवाए जा रहे थे। सत्य की जय हो, जनता की जय हो, सेठ गोपाल दास जिंदाबाद, सेठ धर्मचंद जिंदाबाद।